बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। और इस वक्त जो कोरोना की सूरत हाल है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो है कि अल्लाह ताला हम सबको इस मूजी मर से महफूज रखे। हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब है इस वक्त जो पाकिस्तान और पूरी दुनिया के अंदर जो कोरोना की सूरत हाल है, इसके बहुत ही ज़्यादा हालात ख़राब हैं। इस हवाले से भी बात करेंगे। मेरे साथ आज बरतानिया की बहुत बड़ी सियासी शख्सियत, बहुत कदावर सियासी शख्सियत कह सकते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बरतानिया के चेयरमैन हैं और इसके अलावा साबिक सदर आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया भी है। मेरी मुराद राजा आफ्ताब शरीफ साहब हैं, आज मेरे साथ मौजूद हैं। मैं सबसे पहले अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमान को अपने प्रोग्राम में आमद पर खुश आमदीद कहता हूँ। राय साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती टाइम दिया। राय साहब से आज हम दो तीन बातें करेंगे, एक कोरोना के हवाले से और एक जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन आ रहे हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग आइंदा इलेक्शन में भी जा रही है, इस हवाले से। और बिलखसूस हल्का नंबर 2 के अंदर जो मुस्लिम लीग नून है और ज़िला मीरपुर के अंदर मुस्लिम लीग नून के हवाले से इनसे बात करेंगे। बड़े दूरअंदेज सियासी कारकुन है, बड़े दूर तक नजर रखने वाले हैं, इस हवाले से बात करेंगे और चंद बातें इसके अलावा कोई निजी हवाले से भी इनसे पूछेंगे। राय साहब, आपको मैं अपने प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले ये बताएं कि इस वक्त कोरोना की क्या सूरत हाल है हमारे मुल्क में, और ये जो बरतानवी गवर्नमेंट ने रेड लिस्ट में डाल दिया है, इस हवाले से जो लोगों को मैं कुछ वीडियोस वायरल हुई हैं देख रहा हूँ, बड़े सख्त परेशानी के आलम में है। और लोग जो है वो जो PIA है या जितने भी एयरलाइंस हैं उनके बाहर जो है लोगों की कतारें लगी हुई हैं। आप चूंकि वहां पर मौजूद हैं, इस हवाले से थोड़ा सा हमें हौसला भी दें, और जो वहां पर लोग हैं उनको भी कोई इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कुरैशी साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने इस प्रोग्राम पर मदऊ किया। मैं दिल की अता गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपको अल्लाह ने इज्जत दी, आपसे बरतानिया के सीनियर साफ़ी हैं। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। आपके सवाल की तरफ आता हूँ। यहाँ पिछले एक माह से तकरीबन कोरोना की वबा जो है ना बहुत तेज़ी से फैल रही है। बिलखसूस मीरपुर डिवीज़न, ख़ास तौर पर मीरपुर और बिम्बर और गिरदनवा के इलाकों में हालात बहुत ख़तरनाक हैं। असल मसला ये है कि यहाँ मीरपुर में लोग बिल्कुल एहतियात नहीं कर रहे। आपको पता है ये परहेज़ बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर इस चीज़ों की इतनी लोग परवाह नहीं करते। तो करनी चाहिए, वो जो SOP को फॉलो करना चाहिए और बिलखसूस बड़े प्रोग्राम और इज्तिमा से इनसे परहेज करना चाहिए। बहरहाल इंशाल्लाह अल्लाह मेहरबानी फरमाएंगे, बहुत जल्द कंट्रोल हो जाएगा। दूसरी तरफ ये जो इंशाल्लाह रेड जोन के एतबार से मैं सच्ची बात है कि इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। बरतानिया हुकूमत ने ये गलत फैसला किया है। अब देखें ना, हमारा पड़ोसी मुल्क है इंडिया, उनका जो रेशियो है जो कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वो कितने वो ज़्यादा है, जर्मनी के ज़्यादा है। उनके एतबार से हमारी तो बिल्कुल थोड़ी सी है, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को रेड जोन में करके ये गलत फैसला किया। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जितने भी हमारे MPs बिलखसूस नाज शाह और यहाँ हमारे राजा निजाबत साहब बड़ी भरपूर तरीके से लॉबी कर रहे हैं। यहाँ वो भी इधर ही मीरपुर में बैठकर वो बहुत काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। और लॉर्ड नज़ीर साहब यहाँ आए हुए हैं, वो मैं अगले दिन पढ़ रहा था कि वो भी अपनी लॉबी जारी रखे हुए हैं ताकि बरतानिया की हुकूमत अपने इस फैसले को यू टर्न करे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि कामयाबी होगी। इंशाल्लाह जी जरूर। अगर ये देखा जाए कि जो कोरोना की सूरत हाल है, कल सिर्फ BBC की रिपोर्ट है कि 80,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस इंडिया के आए हैं सिर्फ एक दिन में। तो अगर ये बात है तो ये तो फिर डिस्क्रिमिनेशन है अगर सिर्फ पाकिस्तान को वो इसमें शामिल कर रहे हैं और जो इंडिया है उसको जो है वो रिलीफ मिल रहा है। क्या वजह है? क्योंकि वो उनके लोग जो है हुकूमत में है, ये वजह है। ये तो फिर ज्यादती है लोगों के साथ, ये नहीं होना चाहिए। बहरहाल हमारे MPs जो हैं वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर भी मेंबरान पार्लियामेंट और जो काउंसलर्स हैं और जो कम्युनिटी रहनुमा हैं वो भी इस हवाले से बहुत रोल प्ले कर रहे हैं और जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं उनको ईमेल्स भी जा रही हैं, सारा कुछ हो रहा है।
मेरा ख्याल जी बिल्कुल जी, और इस हवाले से काफ़ी काम हो रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेंगे आने वाले दिनों में। उम्मीद है कि अच्छी खबर मिलेगी। लोगों को इसमें ज़्यादा पानिक की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा अफरा तफरी की ज़रूरत नहीं है। जो भी होगा अल्लाह की तरफ से वो बेहतर होगा। इंशाल्लाह। आफ्ताब शरीफ साहब, आप इस वक्त पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है वो अगले 1-2 महीने में, मेरे ख्याल में जुलाई में जो है वो इलेक्शन भी आ रहे हैं, जो आज़ाद कश्मीर कानून साज असेंबली के हैं। इसके लिए भी काफ़ी जो है वो जोश व खरोश पाया जा रहा है। और मैंने कल भी देखा है सोशल मीडिया पर जो हमारे बिलखसूस हल्का चकसवारी इस्लामगढ़ से जो हमारे मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, जिनमें चेयरमैन मालिक साहब, कर्नल मारूफ साहब, सोहेल सरफराज साहब और अजीम बख्श साहब को मैंने देखा है। मेरे ख्याल में नज़ीर साहब भी जमा करवाए हैं, लेकिन अभी उनका मैंने देखा नहीं कहीं। लेकिन ये जो 4 आदमी अभी ये टिकट के लिए दरखास्त दे आए हैं, और ज़ाहिर है 5 आदमी इस वक्त जो सामने आए हैं। वैसे आप पुराने सियासी कारकुन हैं, क्या समझते हैं कि इतने लोग अगर पार्टी के लिए ये जो है वो मसला बन जाएगा? अगर 4-5 आदमियों को टिकट के उम्मीदवार है, फैसला करना बड़ा मुश्किल होता है, तो आप क्या कहेंगे कि आसिफ भाई, मुस्लिम लीग नून एक बड़ी पार्टी है। जी यहाँ जी पर बहुत शऊर बहुत ज्यादा है, और हर एक बंदे का हक बनता है कि वो अगर अपने आप को इस समझता है कि वो पार्लियामेंट के लिए जा सकता है तो वो अप्लाई कर सकता है। तो हल्के नंबर 2 की जो सूरत हाल है, यहाँ पर भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं यही कहूँगा कि पार्टी एक मुतनज़्ज़म पार्टी है, और 5-6 हमारे उम्मीदवार हैं। लेकिन मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि जिसको भी पार्टी टिकट देगी, ज़ाहिर है पार्टी की टिकट किसी एक ही को मिलेगा। जाहिर पीएमएल है। नून का टिकट किसी एक को मिलेगा, और जिसको भी मिला वो सारे यूनाइटेड होकर पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मुकाबला करेंगे। ये मेरा अपनी असेसमेंट है। मैं यहाँ बैठा हूँ, देख रहा हूँ सूरत हाल। लेकिन जाहिर है नज़ीर इनकलाबी साहब जो सिटिंग जो पिछला इलेक्शन लड़े थे उनको टिकट भी मिला था, और फिर अभी भी वो पिछले 4.5-5 साल से काम कर रहे हैं यहाँ फील्ड में। जी अभी चौधरी अब्दुल मालिक साहब जो जिले के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो भी एक कदावर शख्सियत हैं। बिल्कुल। वो भी उम्मीदवार हैं। सोहेल सरफराज साहब एक बड़े बाप के बेटे हैं। ज़ाहिर है उनका भी एक इस हल्के इंतखाब में एक वजूद है। कर्नल साहब भी मुतहर्रिक हैं, इसी तरह चौधरी अजीम बख्श साहब माशाल्लाह नौजवान की क़यादत है, एक्टिव हैं। तो अपनी अपनी जगह सारे अपने आप को इसाइल समझते हैं, लेकिन पार्टी इतनी मैच्योर लीडरशिप है जो हमारी क़यादत है, तो वो सोच समझ कर टिकट देंगे, और जिसको भी देंगे हम पर उम्मीद भी रखते हैं कि जब टिकट एक बंदे को मिल जाएगा तो वो सारे यूनाइटेड होकर फिर पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मुकाबला करेंगे। अगर ये अपने आप में यूनिटी पैदा करेंगे तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी इंशाल्लाह। आप क्या समझते हैं कि आप किस हद तक ये कह सकते हैं कि ये 5 जो है वो अगर एक आदमी को टिकट मिलता तो उस पर मुतफिक हो जाएंगे? और ऐसा तो नहीं कि जब किसी एक को टिकट ना मिला तो जाहिर है जो ऐसा ना हो कि वो किसी और जमात में अगर टिकट की ऑफर हो तो वो उधर चला जाए, तो फिर ज्यादा मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। इस हवाले से आसिफ भाई बतौर सियासी कारकुन। आसिफ भाई, ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। लेकिन जो मैं ये देख रहा हूँ कि अगर ये 5 बंदे जो सामने आए हैं अभी हमारे उम्मीदवार, अगर ये अपने आप में इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे, देखे ना एमएलए तो एक ही बनेगा, बिल्कुल एक ही बनेगा। और चौधरी मजीद से पीपल्स पार्टी और पीटीआई का मुकाबला हम में से ये सारे यूनिटी करेंगे तो उनका मुकाबला कर सकेंगे। अगर ये अपनी सफू में इत्तेहाद पैदा, मसलन एक को टिकट मिलता है और बाकी बगावत कर जाते हैं, तो फिर समझ लें कि ये अपने भी हाथ पांव काट रहे हैं और दूसरों के भी काट रहे हैं, और अपनी अपोजिशन को कंपेन करने की फिर जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि अगर हम अपनी सफू में दरारें डाल देंगे तो जो पीपल्स पार्टी और पीटीआई उसको क्या जरूरत है फिर उनको नॉन लीग टूट जाए। अगर आपस में वो इत्तेफाक पैदा नहीं करेंगे तो उनका काम तो हम कर रहे हैं फिर। लेकिन मैं इतना पर उम्मीद हूँ कि इतनी मैच्योर क़यादत है, और माजी से भी वो सीखेंगे कि बहुत अरसा हो गया कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस हो फिर नॉन लीग में आए, हम सीट नहीं निकाल सके।
अभी ये वक्त है, ये जिस वक्त से हम जा रहे हैं, पार्टी ने बहुत बेशुमार काम किए हैं, और अगर आज़ाद इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह नून लीग पूरी रियासत में फिर स्वाइप कर जाएगी इंशाल्लाह। और हल्के इंतखाब के एतबार से भी ये 5 लीडर जो हमारे सामने आए, एक को टिकट मिलता है और बाकी सारे उनके पीछे लबैक कर गए, तो इंशाल्लाह कामयाबी हमारे कदम चूमेगी, और मैं पर उम्मीद हूँ कि ये करेंगे जी इंशाल्लाह। चलो जी, आप क्या समझते हैं कि सलार जमहूरियत सरदार सिकंदर अयात खान के दोबारा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में जाने से क्या मुस्लिम लीग नून पर कोई आज़ाद कश्मीर के अंदर फ़र्क पड़ेगा? आने वाले दिनों में लोग शामिल होंगे और वोट के लिहाज से भी कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि बड़ी कदावर शख्सियत है, एक बड़े कुंबे से तल्लक रखते हैं। जी आसिफ भाई, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा, मेरा तो इतना कद काठ नहीं है कि मैं इतनी बड़ी शख्सियत के बारे में कोई अपना ओपिनियन दे सकूं, ठीक है। ये मैं पहले क्लियर करना चाहता हूँ। सलार जमहूरियत रियासत का एक बड़ा नाम था और है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे और उनको लंबी उम्र दे, और उन्होंने अपना फैसला किया, ये उनका अपना फैसला है। उनके अपना लीडर के कभी कभी फैसले अच्छे होते हैं और कभी कभी गलत भी होते हैं। ये लीडरों के जितना कोई बड़ा फैसला करेगा, इतनी बड़ी गलती भी करता है। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि नून लीग इतनी मैच्योर पार्टी हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि नून लीग में से कोई इतनी बड़ी दरार या इतनी बड़ी कोई मामलात होंगे उनके जाने से। ये मेरा अपना ज़ाती ओपिनियन है। ठीक, तो जिला मीरपुर की अगर सूरत हाल देखें तो आने वाले इलेक्शन में आपके ख्याल में मुस्लिम लीग नून कितनी सीटें ले पाएगी? जिले मीरपुर की, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो इंशाल्लाह ताला हम मैक्सिमम सीटें जो निकालेंगे। जिले मीरपुर सिटी के अंदर चौधरी सईद साहब ने बेशुमार काम किए हैं। अब अगर काम के रेशियो को देखा जाए तो चौधरी सईद साहब डिजर्व करते हैं। इसी तरह खड़ी के हल्के में देखें, चौधरी रुखसार साहब ने माशाल्लाह बहुत मेहनत की है, तो 3 बार पहले भी जीते हैं। और आने वाले वक्त भी मैं सोच रहा हूँ कि मैं जिस तरह मैं वहाँ गया, लोगों का प्यार देखा, कामयाबी उनके कदम चूमेगी। हमारे अपने हल्के के एतबार से यूनिटी हमें से हमारी सफों में हो गई तो हमें कोई हरा नहीं सकता। डडियाल में पोजीशन भी हमारी इतनी बुरी नहीं है, तो इंशाल्लाह सीट हम निकाल लेंगे। तो इसका मतलब है कि जो मीरपुर जिला मीरपुर है इसमें, और इसी तरह जो डिवीजन मीरपुर है इसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो वाजिया बरतरी से सीटें निकालेगी। अब मैं ये देख रहा हूँ, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए तो हम इंशाल्लाह मीरपुर डिवीजन में स्वाइप करेंगे इंशाल्लाह। फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो इसलिए उम्मीद की जा रही है क्योंकि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका तकर्रर भी वजीर आजम राजा फारूक हैदर साहब ने किया है, और उन्होंने जो जितनी भी वो इलेक्शन कमीशन के मेंबरान हैं उनका चुनाव भी उन्होंने खुद किया है। तो इसलिए मेरे ख्याल में इस दफ़ा कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही कि कोई इस तरह का कोई प्रेशर हो कि कोई धांधली के चांस हों, या कोई लग नहीं रहा, क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो काफ़ी, पाकिस्तान में भी आप देख लें इस वक्त जो है वो किसी दबाव के बगैर काम हो रहा है, और उम्मीद की जा रही है कि यहाँ पर भी ऐसा नहीं होगा। इस दफ़ा फेयर इलेक्शन की तवक्को की जा रही है, मुनसिफाना इलेक्शन ज़्यादा तवक्को की जा रही है। आप क्या कहेंगे? इंशाल्लाह मैं पूरा उम्मीद हूँ इंशाल्लाह ताला, और मैं जो जिस दौर से हम गुजर रहे हैं ना, हालात का भी ये तकाजा है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, ताकि हमारे दुश्मन को कोई मौका ना मिले। हमारा दुश्मन इंडिया है, ताकि वो कश्मीर एक जो आपको पता ही है कि बेस कैंप है, हमारी जो तारीख है उसका बेस कैंप है। यहाँ पर ऐसी कोई बात हम अफोर्ड नहीं कर सकते। कश्मीर की आपने बात की, चलो थोड़ी सी कश्मीर पर बात करते हैं कि क्या समझते हैं जो पाकिस्तान की मौजूदा गवर्नमेंट है, इन्होंने कोई मसला कश्मीर, इस वक्त आप देख लें कि 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है, मकबूजा कश्मीर के अंदर कर्फ्यू नाफिज है, कोई इस तरह का बयान भी नहीं आ रहा, और मोदी की तरफ से जो लेटर भी आ रहे हैं, अभी जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जो है वो दूरियां थी वो भी ख़त्म हो रही हैं। तो जो असल सूरत हाल है, जो असल मसला है, उसकी तरफ तवज्जो कोई भी नहीं दे रहा। जो कर्फ्यू है वो वहीं का वहीं है, और तजारत की तरफ जो है वो कदम बढ़ाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है। चलो वक्ती तो प्रेशर हुआ तो उन्होंने यू टर्न ले लिया। आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं? आसिफ भाई,
یہ جو ہمارا کشمیر کا مسئلہ ہے یہ صرف کوئی زمین کا مسئلہ نہیں ہے. 1 لاکھ سے زائد یہ ہمارے بہن بھائی شہید ہوئے. کوئی بھی قیادت پاکستان کی یہ افورڈ نہیں کر سکتی کہ وہ ٹریڈ کی ڈیلیں شروع کر دے اور اس مسئلے کو کارپیٹ کے اندر کر سکیں, کیونکہ ان کی سروائیول مشکل ہوگی. اٹس امپاسبل. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے سال سے یہ جس ان کا وہ کرفیو لگا ہوا ہے اور سارا کچھ پی ٹی آئی کی حکومت کی طرف سے مایوسی ہے, لیکن جو لوگ پالیسی میکر ہیں, جو تھنک ٹینک ہیں, انشاءاللہ وہ انہوں نے میں پر امید ہوں کہ نظر رکھی ہوئی ہے اور اس مسئلے کو کبھی بھی سیبوٹاج نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ. چلو اللہ کرے ایسے ہی ہو. 1-2 سوال تھوڑے سے ذاتی نوعیت کے ہیں. چلو میں نے سوچا کہ موقع ہے تو موقع کو غنیمت جانتے ہوئے آپ سے وہ بھی کر دیں. کل میں نے ایک پروگرام کیا تھا, ہمارے کوآرڈینیٹر اوورسیز ہیں راجہ یوسف بندوروی صاحب, ان کے ساتھ تو وہ میں نے آپ کی وہاں پر ایک ویڈیو کلپ بھی چلایا. جو بندور روڈ بند ہے اس حوالے سے تھوڑا سا مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ بندور اصل معاملہ کیا ہے. پھر اس کے بعد ہم آئیں گے کہ بندوروی صاحب نے بھی کہا کہ آپ وہاں پر گئے اور آپ جو ہے وہ کوئی کم از کم مجھ سے بات کرتے کہ کیا معاملہ کیا ہے, آپ نے وہاں جا کر اس طرح کی باتیں کی, کیا وہ اصل ایشو کیا ہے. دیکھیں آصف بھائی, آپ صاحب عقل رہیں اور اللہ نے آپ کو بے شمار صلاحیتوں سے نوازا ہوا ہے. اسی طرح جو آپ کے آڈینس ہیں, جو عوام میں شعور رکھنے والی ہے, میں نے کوئی غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہیں کیا. میرے بہت ہی قریبی ایک عزیز ہیں, انہوں نے میرا کھانا رکھا ہوا تھا کہ آؤ کھانا کھاؤ. میں نہیں جانا چاہتا تھا کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ سویت پوش رہے جنہوں نے کھانا رکھا. تو آپ پھر ان کے پرزور مطالبے پر میں گیا, میں نے وہاں گاڑی کھڑی کی اور وہاں سے واک کر کے بڑے دور گیا کھانا کھانے کے لیے. تو جب میں نے وہ دیکھا کہ سڑک بھی جو بنی ہوئی ہے اس کی گورنمنٹ نے پیسے دیے ہوئے, وہ گورنمنٹ کے پیسے لگے ہوئے ہیں. تو گورنمنٹ کسی کی ذاتی زمین یا جگہ پر پیسے نہیں لگاتی. وہ جو گورنمنٹ جو ٹارمیک وہ جو کنکریٹ کی ہوئی ہے اس میں پتہ نہیں 40-50 لاکھ روپیہ لگا ہے, اور جس کی منظوری گورنمنٹ نے دی, اور نذیر انقلابی صاحب جو جن کی وساطت سے وہاں کام ہوا. جب میں اس گھر میں بڑے دور تک گیا چلتا ہوا, پھر وہ ادھر مجھے ایک اتفاق ہوا کہ اس گھر کے اندر ایک لڑکا ہے جو بالکل اس کی وائف بھی وہ جس کو دیسی زبان میں کہتے ہیں کلی ہے, وہ اور خود بھی وہ کلا ہے, وہ بات نہیں کر سکتا. لیکن اس نے ایک سوزوکی گاڑی رکھی ہوئی, وہ بیچارہ کام دیہڑی دار ہے, اپنی گاڑی کو لے کر وہ سوزوکی پر کام چلاتا ہے. 1 ہفتے سے وہ گاڑی ادھر کھڑی ہے, بند ہے, کیونکہ راستہ 2 طرف سے بند ہے. تو جب میں نے یہ دیکھا, میں نے اگر مجھے یہ ہوتا کہ میں نے گفتگو کی یا کوئی ایسی بات کی تو میرے خلاف اس طرح کی فائرنگ شروع ہو جائے گی. دیکھیں آصف بھائی, قبر میں اکیلے جانا ہے, کوئی وہاں ساتھ نہیں دے گا آپ کا. سچی انسان کو اپنی گفتگو بات کرنی چاہیے. جب وہ بچہ میں نے وہ لڑکا ادھر دیکھا, کہہ رہا کہ میں دیار نہیں لگا رہا, یہ سڑک بند ہے, تو کیا میں وہ دیکھ کر اس کو جیسے لوگ شول اور تماشا لگا کر آ جاتے ہیں. آپ نے میری کلپ دیکھی ہے, میں نے جس صاحب کی آپ نے بات کی ہے وہ میں ان کو کیا کہوں کہ ہمارے بزرگ ہیں, اللہ ان کو ہدایت دے. میں نے اتنا ان کے بارے میں صرف یہ جملہ کہا کہ انہوں نے یہ جگہ چھوڑی اور اس کے اتنے پیسے لیے, 10 بائی 4 فٹ وہ جگہ چھوڑی, انہوں نے پیسے لیے, اور میرے پاس وہ رسید ہے. پیسے لیے پیسے لینا کوئی گناہ تو نہیں ہے. صحیح بات. میں نے ان کے بارے میں یہ کہا, اور جن لوگوں نے راستے بند کیے ان کے اپنے معاملات ہیں. جب میں نے دیکھا, میں نے پوچھا یہ راستہ کس نے بند کیا ہے, تو انہوں نے بتایا جی فلاں صاحب نے بند کیا. میں نے نام لیا, اور یہ تقریباً 2-3 ہفتے سے راستہ بند ہے. کوئی میں اس کو منظر پر میں نہیں لے کر آیا, وہ 2-3 ہفتے سے بند ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ غریب لوگ ان کی گاڑیاں سوزوکی کے رکھ کر وہ بیچارہ کام کرتا ہے, تو گاڑی اس طرف کھڑی ہے, آپ اگر دے کر وہاں سے آ جائیں تو آپ کا ایمان کیا کہے گا. میں نے بس اتنی بات کی, آپ نے میری ساری کلپ, میں نے کسی پر کوئی ذاتی اٹیک نہیں کیا, کوئی پرسنل اٹیک نہیں کیا. لیکن یہ میں نے وہ جب دیکھا, پھر میں نے صاحب کو فون کیا, میں نے ان کو فون بھی کیا کہ یہ معاملات ہیں, یہ اپنی باتیں جس طرح جذبات میں کرتے رہے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے, لیکن آپ نے کلپ دیکھی اس کے بارے میں, اور میں کیا کروں. لیکن جو بات آپ نے کی ہے کہ وہ جو سڑک کے حوالے سے کہ وہ جو اس پر گورنمنٹ پیسے لگا رہی ہے,
ان کا موقف یہ ہے, جو کل میری ان سے بات ہوئی ہے, یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہماری بٹھائی گئی تھی, جو بیٹھک ہوئی تھی, قدر کلامی معاف گورنمنٹ پیسے لگا چکی ہے, وہ لگا چکی ہے. ہاں جی بالکل. یہ کہہ رہے ہیں کہ جس پارٹی کے ساتھ جو آگے لوگ وہاں سے رہ رہے ہیں, جن کے لیے جگہ, مجھے انہوں نے پیسے دے دیے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں نے پیسے لے لیے ہیں, اور جو باقی لوگ ہیں ان کا, جو نذیر انقلابی صاحب, اس جو ہماری بیٹھک ہوئی تھی, کچھ لوگ اس میں گاؤں کے تھے, محمود صاحب تھے, باقی لوگ تھے, تو وہ ان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے یہ ہمارے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ جو باقی رقم ہے ہمیں دیں گے. پتہ نہیں اس حوالے سے وہ لوگ بھی بتا سکتے ہیں کہ ابھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بند کرنے کی وجہ یہ بنی ہے کہ انہوں نے وہ پیسے نہیں دیے تو اس لیے بند کیا ہے, کیونکہ مالکیت تو ابھی ہماری ہے. تو پتہ نہیں, آپ دیکھ کر آئے ہیں کوئی؟ میں نے آپ کو حقیقت بتاتا ہوں, میں نے کسی کے کوئی پیپر نہیں چیک کیے. میں نے یہ پوچھا یار یہ کنکریٹ پڑی ہوئی, یہ کنکریٹ پڑی ہوئی کس نے ڈالی ہے, ذاتی کسی نے ڈالی ہے؟ کہتے ہیں نہیں یہ گورنمنٹ کی فنڈنگ آئی ہے اور نذیر انقلابی صاحب کی وساطت سے یہ ساری کنکریٹ پڑی ہے ادھر. تو عقل انسان کا یہی کہتا ہے کہ اگر گورنمنٹ کا پیسہ لگ گیا تو یہ سرکاری جگہ ہوگی ہے, ورنہ کون کسی کو اپنی ذاتی جگہ پر کنکریٹ ڈالنے دیتا ہے؟ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ پہلے ہماری جو بات ہوئی تھی وہ اس طرح کی تھی. بہرحال یہ اچھی بات ہے جی, اگر وہ سارے ایک ہی فیملی ہے, ایک ہی کنبہ ہے, ایک ہی قبیلہ ہے. میں امید, اسد بھائی میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ آنے والے 2-4 دنوں میں یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مجھے اللہ کرے جی, اللہ کرے کہ آپ وہاں پر ہیں, اسی طرح باقی دوست بھی ہیں, چھوڑیں وہ ہمارے بزرگ ہیں, اگر کچھ کہہ بھی گئے ہیں تو کوئی بات نہیں. وہ آپ کے میں ان کے بارے میں یہ کہوں گا, میں نے سارا آپ کا وہ انٹرویو سنا ہے, ان کے بارے میں میرے اعتبار سے انہوں نے بڑے الزام لگائے میری والدہ محترمہ کے اعتبار سے, اور میں تو ساروں کی ماؤں کو اپنی ماں سمجھتا ہوں. میری گرومنگ اس طرح کی نہیں ہے کہ میرے ماں باپ نے میری پرورش اس طرح نہیں کی کہ میں کسی کے بارے میں غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کروں. اگر انہوں نے کی ہے تو انہوں نے آج اپنے ماں باپ کی پہچان کرائی ہے کہ ان کی گرومنگ کس طرح ہوئی ہے, اور میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. باقی میں اتنا ضرور کہوں گا, جو انہوں نے مجھ پر الزام لگائے وہ انشاءاللہ وہ کورٹ میں جواب دیں گے کہ انہوں نے مجھے پر الزام, میں نے مسجد کے پیسے کھائے. میرے پاس آپ کو پتا ہے کہ چھوٹی سی بلڈنگ کمپنی تھی, میں نے الحمدللہ 2-3-4 مسجدیں بنائی ہیں. تو جب کوئی مسجد کسی ایز اے بلڈر بناتا ہے تو کل کوئی اس طرح کے جو دکھ اور حسد لوگ کرتے ہیں الزام لگانا شروع کر دیں, اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا. تو آگے رہ گئی بات, میں جن لوگوں کے انہوں نے نام لیے کہ میں وہ ان کے پیسے کھا گیا, وہ میرے آج بھی پارٹنر ہیں, وہ میرے بزنس پارٹنر ہیں. ان لوگوں نے پیسہ بزنس میں انویسٹ میں کیا, مجھے ذاتی کوئی کسی نے نہیں دیا, آج بھی میرے ساتھ ہیں. میں جانوں اور وہ جانے, وہ ان کے معاملات ہیں. باقی اگر کسی کو ایک میں آپ کو آصف بھائی بتاتا ہوں, آپ عرصے سے جانتے ہیں ہمیں. جی بالکل صاحب ابھی جب یہاں کوآرڈینیٹر بنے تو مجھے اپنے ساتھ لے کر آئے, کہتے میرے ساتھ چلو. اگر یار میں اتنا گندا آدمی ہوں تو مجھے ساتھ لے کر آنے کا کیا فائدہ تھا؟ یہ اچھی بات نہیں ہوتی کہ تھوڑی سی بات ہو جائے تو آپ کیچڑ اچھالنا شروع کر لیں. میں اور زیادہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہنا چاہتا. وہ ان نے اپنے میں کیا کہوں, میں غیر پارلیمانی الفاظ مجھے پتا ہے آپ کے, مجھے پتا ہے سیاسی طور پر آپ لوگ ایک عرصے سے جو ہے وہ 20-30 سال سے جو ہے گٹھے چل رہے ہیں, اور ایک ہی بڑی ایک دوسرے کی کا احترام بھی تھا آپ کے اندر, اور امید کا آئندہ بھی کوشش کریں کہ یہ سلسلہ جو ہے چلتا رہے. اسد بھائی میں نے یہ کہا نا کہ وہ ہمارے ایک پلیٹ میں ہم بیٹھ کر کھاتے رہے. ابھی ریسنٹلی 2 ہفتے پہلے گئے تو ہم گٹھے کہیں بیٹھے ہوئے تھے, تو آج ان کو سارا کچھ یہ یاد آ گیا. میں تو وہی آفتاب ہوں پرانا. میرے پیر صاحب کے اعتبار سے انہوں نے گفتگو کی, میرے شیخ کے اعتبار سے 2-4 مہینے پہلے وہاں اولڈ میں فنکشن ہوا تو وہ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تھے. میں وہ اگر کوئی یہ کیسی بات ہے کہ اس طرح کی باتیں انسان جب آج میں اگر ان کے بارے میں غلط گفتگو کروں تو آصف بھائی میں اپنی پہچان کرا رہا ہوں. صحیح ہے, میں کوئی دوسرے پر اٹیک نہیں کر رہا, میں اپنی پہچان کرا رہا ہوں کہ میں نے کیا کیا. آپ نے میرا انٹرویو دیکھا, سنا بھی ہوگا, میں نے کیا غلط, میں نے کسی کو گال نہیں دی, کسی کے بارے میں غیر پارلیمانی الفاظ استعمال نہیں کیا. جب میں وہاں گیا وہ بچے کو میں نے دیکھا, میرے جذبات میں کنٹرول نہیں کر سکا, اور میں آج بھی اس کھڑا ہوں. میں کسی سے معذرت نہیں کروں گا. میں نے سچی بات کی ہے کہ وہ راستہ بند کر کے کسی غریب, ہاں میرے بارے میں کسی اسی صاحب نے کہا کہ میں غریبوں کی جگہ الاٹ کرا رہا ہوں. کتنا بڑا جھوٹ بول رہے ہیں یار. میں یہاں آیا ہوں, ہمارا پلجورے ٹاؤن میں ہمارا سارا
गाँव तकरीबन 7-8 मकान लैंड स्लाइडिंग में डैमेज हुए हैं। तो मुझे स्टेट जो रियासत है वो जगह दे रही है अपनी खालसा सरकार, जिस पर काबज लोग हैं, जिनने कोई किसी ने 50 कनाल मली हुई है, किसी ने 100 कनाल का अपने कब्जे में की हुई है, जो सब खालसा सरकार है। आप मुझे बताएं, खालसा सरकार रकबा गवर्नमेंट का होता है या किसी की जाती मालकिन होती है? नहीं, वो तो गवर्नमेंट का होता है ना, वो तो हमें जो रकबा 20 कनाल अलाट हुआ है वो गवर्नमेंट ने अपना खालसा सरकार रकबा दिया है कि जाओ इधर अपने मकान बनाओ। और मैं क्या कहूँ, फिर मैं कोई गलत जुमला नहीं कहना चाहता, ताकि मैं बहरहाल गलत ना करें तो अच्छी बात ही है, अच्छी बात है जी। बहुत आपके मैं ये आपके सामने और आपकी ऑडियंस के सामने मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहता। अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे और मुझे भी हिदायत दे, बस। आमीन आमीन आमीन। बहुत शुक्रिया राजा आफ्ताब शरीफ साहब। इंशाल्लाह आपसे आने वाले दिनों में, चूंकि इलेक्शन भी नजदीक है और आपसे जो है वो बातचीत चलती रहेगी। एक बार फिर आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सबको जो है वो नेक काम करने की तौफीक दे। अगर इस तरह के कोई मामलात हैं भी तो उसे दरगुजर करने की और एक दूसरे के दरमियान जो है वो दो लड़ने वालों के दरमियान सुलह की तौफीक दे, जो सबसे बड़ी बात है। और नाज़रीन, एक बार फिर आपका शुक्रिया, और आपसे कहूँगा कि कोरोना के हवाले से इसको लाइट ना समझें, जो भी SOPs है उस पर अमल करें। अल्लाह हम सब का आमीन नासिर हो। वस्सलाम।